नमस्कार दोस्तों, आपका अपन गुड्डू फौजी भाई। आप जानते ही हैं कि मैं थोड़ा संघर्ष और टफ जीवन को पसंद करता हूं। उसी कड़ी में जोड़ते हुए आपने हमारी पिछली वीडियो में आनंद लिया होगा। आज आपको एक नए धर्म प्रचार के लिए ले चलते हैं, जिसका नाम दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादियो है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक रोड जा रहा है, रानीखेत कौसानी यह मार्ग है, जो बिनता से लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर आगे, और यहीं पर ही इसकी नियर लोकेशन है लोध, जो कि सोमेश्वर घाटी में आता है। उससे जस्ट लोध से यह लिंक रोड जाता है, कच्चा सड़क मार्ग। और यहाँ से यह कच्चा सड़क मार्ग 10 से 12 किलोमीटर ऊपर जाकर आपको दर्शन होंगे दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादियो का, जो कि बहुत एक पौराणिक जगह है, जहाँ सच में कहें जैसे श्री महादेवगिरी महाराज की तपोभूमि थी। साथ ही साथ वहाँ देवनारायण गिरी, त्रिवेणगिरी महाराज ऐसे संतों ने तप किया हुआ है। आज आपको हम अपनी यात्रा में ले जाने जा रहे हैं एक तपोभूमि में, और वहाँ से आप देखेंगे कि वह एक बहुत अच्छी पहाड़ी भी है, जहाँ पर आप सच में देखेंगे कि कितनी ऊंचाई पर या उत्तराखंड के पर्यटन के क्या क्या स्कोप वहाँ पर हो सकते हैं। वहाँ से हम आपको दिखाएंगे। तो हम अपने अब इस एक्टिवा, जो मेरा अपना रथ माना जाता है, इसके साथ हम जाने जा रहे हैं आज एड़ादियो धाम। ये एक्टिवा जिसको आप देख रहे हैं 56,000 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूरी कर चुकी है। तो आज यह भी एक नई यात्रा, या कहें बड़ी टफेस्ट यात्रा में जाने जा रही है हमारी एक्टिवा। और इसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे, होने को तो कच्चा मार्ग है, हमें पहले से ही पता है कि हमारे रास्तों में संघर्ष आने वाला है। और वैसे तो आश्रम में अधिकतर व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। महाराज जी विश्वम्भरगिरी महाराज जी वहाँ पर काफ़ी प्रयासरत भी है, और बहुत अच्छा महाराज जी ने वहाँ पर माहौल दे दिया। लेकिन फिर भी एक शंका है, क्योंकि अभी ठंड के दिन है, तो हम अपने साजो सामान वहाँ पर, जो महात्मा लोग या फिर शिवगिरी महाराज जी ऐसे कई संत रहते हैं, वहाँ सामान होगा या नहीं होगा, इस चिंता में भी कुछ आप देख रहे होंगे खाने पीने का बंदोबस्त, आलू कुछ सब्जी वगैरह हमने रख ली है, ताकि हम अपनी इस यात्रा को मस्त बनाएं। मस्त के साथ साथ धर्म प्रचार अपना लक्ष्य आप जानते ही हैं, और साथ साथ जीवन का अनुभव लेने के लिए चलते हैं दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादियो धाम। तो दोस्तों, अभी हम दक्षिण कैलाश आश्रम यात्रा के मध्य पड़ाव में लगभग आ चुके हैं। और यह यात्रा के मध्य पड़ाव में आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम सबसे ऊंची शिवालिक श्रेणी पर जा रहे हैं। एक और जहां सोमेश्वर घाटी है, तो दूसरी ओर बिनता घाटी, और यही वो प्लेस है। देखिए, अभी हम लगभग आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जस्ट पीछे जो है, इस मेरे बाएं हाथ की ओर इधर को भरतकोट आपको नज़र आ रहा है, जिसको हमारे कुमाऊनी लैंग्वेज में हमारे यहाँ के लोग भटकोट भी कहते हैं। यह वही भरतकोट है, जहाँ से इसकी जड़ से, बिल्कुल इस पहाड़ी के जड़ से माँ गार्गी का उद्गम स्थान है। और वही गार्गी नदी आगे आकर गगास नामक घाटी बनाती है, गगास नाम से जानी जाती है। यह हुआ बिनता घाटी, जहाँ से गगास नदी फ्लो होते हुए धीरे 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 कोसी में जाकर रामगंगा नदी से मिलती है। तो आप देखिए, प्रकृति के सुहावने पल कहें कि सुहावने दृश्य को आप देख सकते हैं। हमारे चारों ओर शिवालिक रेंज, जहाँ भरतकोट है, पांडुखोली है, उसके लगभग हम पैरेलल आ चुके हैं अभी। तो यह अपने आप में आपको बताने के लिए काफ़ी होगा कि हम सबसे ऊंची शिवालिक श्रेणी में जा रहे हैं। जब हम इसके आधे लगभग मिड में आ चुके हैं, तो हम लगभग भरतकोट के पैरेलल आ रहे हैं। तो धीरे 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 अब हम आगे बिल्कुल टॉप शिवालिक श्रेणी में जा रहे हैं, जहाँ तपोभूमि श्री दक्षिण कैलाश आश्रम के दर्शन होंगे। यात्रा में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमारी यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, यह यात्रा जितनी एक्साइटेड होती है, उतना ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको कुछ अपने अनुभव, या जितने भी हमारी यात्रा के दौरान ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो उत्तराखंड या उसकी संस्कृति या धर्म से जुड़ी रहती हैं, उसको हम प्रचार प्रसार कर सकें। उसी कड़ी को दोस्तों आगे बढ़ते हुए, जैसे ही हम इस रास्ते के घने जंगलों से आगे जाते हुए बड़े कठिन और संघर्षरत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें एक पेड़ मिला। यह पेड़ बुरांस का आप देख सकते हैं। यह एक बुरांस जिसे कहा जाता है, यह वह पुष्प है। यह पुष्प या इस फूल की बात करें, यह उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है।
आप इसकी खूबसूरती देखें या प्रकृति के बीच इसको देखें तो ये इसका बड़ा घना सा कई पेड़ आप इसके देख सकते हैं और बड़ा सघन वन यहाँ पर ये हुआ करता होगा। उसमें देखिए अभी पीछे कांफल का भी आप वृक्ष देख रहे हैं, ये कांफल का वृक्ष है, सघन वनों में गिना जाता है। और साथ ही साथ कई बुरांस के फूल आज यहाँ प्रकृति का हमें वह अद्भुत अनुभव दे रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है कि जब हम बुरांस को खिला हुआ देख रहे हैं। लेकिन उतने के ही बीच में एक यात्रा के दौरान एक चिंता का विषय फिर दिमाग में जगा। शायद इस चिंता को हमारे सारे उत्तराखंडी कहें या समाज ने जागना चाहिए। देखिए इस बुरांस या इस सघन पेड़ों के बीच आप कई चीड़ के वृक्ष देख रहे होंगे। यह वही चीड़ का वृक्ष है जो इस सघन वन को धीरे धीरे दबा रहा है। दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस विषय पर भी जरूर चिंता करें, आप प्रकृति के बारे में भी जरूर चिंता करें, क्योंकि यह सघन वन जिस दिन उत्तराखंड से गायब हो जाएगा, जो आज हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जैसे या पानी की दिक्कत हो रही, उसका मुख्य कारण भी यह है। आप हमारी यात्रा में आगे बने रहें, लेकिन साथ ही साथ दिमागी चिंता जो इस चीड़ को लेकर है इससे आप जरूर अवगत होंगे और हमारे इन सघन वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इनका संरक्षण करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अपनी एक्साइटेड यात्रा में ऐसी ही आपको बड़ी एक्साइटेड चीज़ें दिखा करके हैं या बड़ी अचरज दुर्लभ चीज़ें आपको दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ बढ़ें अपनी आगे की ओर। इस यात्रा में जितना आनंद आ रहा है, जितना हमें एक्साइटमेंट आ रहा है, उतना इसमें रिस्क और भय भी है आगे, क्योंकि अब हम एक घनघोर जंगल की ओर जा रहे हैं। बस जैसे ही इस घनघोर जंगल में एंट्रेंस होने वाले थे, पहले एक सिम्टम्स मिल गया है कि आगे कोई ना कोई जंगली जानवर हमारा स्वागत भी कर सकता है। आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल किसी जीव का कंकाल पड़ा हुआ है और यह साक्ष्य कि ये किसी बाघ द्वारा ही मारा गया होगा। तो अब हमारे लिए एक रिस्क भी आगे होने वाला है, तो हमें थोड़ा सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि वैसे ही अब हम लोग यहाँ पर टू व्हीलर में हैं तो वैसे ही रिस्क था, लेकिन यह जंगली जानवरों का जो आतंक है या जंगली जानवरों के भय ने हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा सचेत कर दिया है, क्योंकि अब हम जंगल में बहुत घने जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा अनुभव हमें अपनी यात्रा के दौरान होता है, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक भी उस अनुभव को पहुँचाते हैं। इस यात्रा के दौरान एक सघन वन से गुजरने का मौका मिला, तो कुछ चारवाहों की आवाज़ हा हू, तो उससे प्रतीत हुआ कि यहाँ कहीं नज़दीक बाघ भी है, जिससे चरवाहे बड़ी ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ों को लगाकर शायद उसको भगाते होंगे। अभी हम बहुत सघन वन के बीच हैं, देख सकते हैं हम हमारे चारों ओर बहुत ही सघन ये वन है। इससे दो तीन अनुभव हो रहे हैं। एक तो ये कि कैसा मेरा उत्तराखंड होगा या कैसा वो उत्तराखंड था जहाँ इतने सघन वन भी हुआ करते हैं, आज भी वह उसके प्रतीक हमारे सामने उपलब्ध हैं। दूसरी ओर यह कि यहाँ बड़ी शांत माहौल भी हो रहा है। होने को कुछ चरवाहे इधर इस जंगल में आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत एक शांत सा माहौल हमें मिल रहा है। कितनी शांति है मेरे उत्तराखंड में, इसका अनुभव ऐसे ही स्थानों से मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारी यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा अभी बहुत दुर्गम रास्ते से खटर पटर होते होते अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं दक्षिण कैलाश आश्रम के इस धाम में। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ रमणीय वातावरण और यह बहुत ही नज़दीकी इसका मेन गेट है श्री दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादो का। और साथ ही इस आश्रम के सबसे पहले जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं उससे पहले श्री एड़ी माता का मंदिर लग जाता है, जिसे वन देवी के रूप में भी पहाड़ों में पूजा जाता है। यह वही वन देवी है जो वनों से या कहें उस समय के ग्वाल बाल या उन जो चरवाहे आते थे उनकी रक्षा करती थी। ऐसी एड़ी माता की यहाँ विशेष कृपा रही और महादेवगिरी महाराज जी ने एड़ी माता के साक्षात दर्शन उस समय किए थे, ऐसा लोगों की मान्यताएं भी हैं। तो अभी हम मेन गेट और दक्षिण कैलाश आश्रम पहुँच चुके हैं। आओ दोस्तों, अब आपको
दक्षिण कैलाश आश्रम की मंदिरों और यहाँ पर संत तपोस्थली के दर्शन कराते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर में अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। एक्सपेक्ट तो थी कि यहाँ बर्फ़ के भी क्या पता हमें बर्फ़ देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए। फिर भी अभी यहाँ बहुत ठंड है, धीरे धीरे संध्या काल होने जा रहा है। यहाँ वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, विशेषतः रक्षाबंधन के टाइम पर श्रावण मास में यहाँ पर विशाल ज्ञान यज्ञ होता है, जो कि श्री महादेवगिरी जी की पुण्यतिथि पर यह अक्षर आता है। यहाँ पर महादेवगिरी महाराज जी ने विभिन्न यज्ञ करे। यज्ञों की बुनियाद अगर इस क्षेत्र के लिए कहा जाए तो महादेवगिरी महाराज जी को उनमें से एक माना जाता है, उन संतों में जिनने यज्ञों और ज्ञान यज्ञों का ऐसा आह्वान किया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि श्री महादेवगिरी महाराज जी ने इसी एरिया में, जो आप देख रहे हैं इतने विशालकाय घने जंगल में, उस समय संस्कृत विद्यापीठ की शुरुआत करी। आप सोचिए कैसे वो संत होंगे जिनने धर्म तथा अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसी समय संस्कृत विद्यालय की नींव रखी हुई थी। आज भी वह विद्यालय हल्द्वानी में श्री महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय के नाम से आज चल रहा है, जहां अनेक शास्त्री लोग बोलते हैं कि जैसे प्रथम जो यहाँ पर क्लास चली थी, शायद मुझे तो उतनी मैंने सिर्फ जाना ही है कि जहाँ भुवन तिवारी जी जैसे बड़े बड़े अच्छे शास्त्री जी लोगों ने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, और आज उनके पढ़ाए हुए या उस विद्यालय से अनेक शास्त्रीगण आज धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो महाराज जी की यह बड़ी अच्छी सोच थी उस समय। साथ ही साथ उनने देखा कि उस समय यह मंदिर निर्माण कार्य आप जो देख रहे हैं, बड़ी दंत कथा है कि उनके एक भक्त यहाँ आए थे जिनने उनको बाँस के खोखले में तप करते देखा था। श्री भंडारी जी उनका नाम था। आप ये देख रहे हैं श्री काल भैरव यहाँ पर मंदिर है। अनेक मंदिर श्रृंखलाएँ बाद में महाराज जी के भक्तों द्वारा यहाँ पर विभिन्न भक्तों द्वारा यह मंदिर कार्य किया गया, जिसमें विशेष योगदान भंडारी जी का कहा गया। उसके बाद उनके पुत्र हयात सिंह भंडारी जी ने भी यहाँ पर बड़े अच्छा महाराज जी का सहयोग करा। यहाँ तक की दंत कथाएँ थी कि उनको महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उन पास एक लंबी चौड़ी ट्रांसपोर्ट थी। आप सोचिए, संतों का आशीर्वाद इसीलिए कहा गया ना कि देवभूमि में संतों का आशीर्वाद अपने आप में एक महत्व रखता है। ये देखिए, आप सामने देख रहे होंगे बजरंग बली जी का मंदिर है, जहाँ सामने श्री हनुमान जी का मंदिर महाराज जी द्वारा ये निर्मित मंदिर है। और यही वो एरिया, यह वो तपस्थली है जहाँ पर अनेक संतों ने समय समय पर तप किए। जैसे उनमें मुख्यतः महादेवगिरी महाराज जी ने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। इसी घने जंगल में कहा जाता है कि उनने एक बाँच के खोखले में, बताइए कितना विशाल वो बाँच का एक वृक्ष हुआ करता था, और उसमें रहकर वो तप किया करते थे और बड़े अज्ञात बड़े दर्शन किए। महादेव विंदेश्वर महादेव जी की जो स्थापना थी वो महादेवगिरी महाराज जी द्वारा ही यहाँ पर की गई। आप देखेंगे कि अभी हम आपको यहाँ पर महादेव श्री विंदेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ आज इस मंदिर के इर्द गिर्द श्री महादेवगिरी महाराज जी की अपनी जो उनका कहेंगे कि समाधि है महादेवगिरी महाराज जी की, और श्री देवनारायण गिरी महाराज जी की समाधियाँ भी इस मंदिर में आज उपलब्ध हैं। आज भी उन संत महात्माओं की पुण्य आत्माएं कहेंगे कि हमें आशीर्वाद स्वरूप दे रही हैं। मुझे भी आपने देखा होगा पिछले वर्ष मुझे भी यहाँ यजमान बनने का मौका मिला था। महादेव श्री विंदेश्वर महादेव जी की सेवा करने का मौका मिला था, और उसी में ही हमने श्री दुर्गादत्त शास्त्री जी द्वारा जो शिव पुराण यहाँ पर हुआ था उसको अपने YouTube चैनल में लाइव प्रसारण भी किया था। आज भी वो वीडियो हमारे तेजस टीवी पर उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, आप सामने देख रहे होंगे अभी अपने महादेव श्री विंदेश्वर महादेव जी के दर्शन करें, और ये जो सामने मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ये श्री त्रिवेणगिरी महाराज जी की है, जो यहाँ पर तीसरे महंत के रूप में जिनने यहाँ पर गद्दी संभाली थी, अब वो समाधिस्थ हैं। और मूलतः महाराज जी की अपनी समाधि कौसानी में है, क्योंकि महाराज जी का एक मंदिर कौसानी में भी था जिसकी देखरेख अभी कर रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं श्री महादेवगिरी महाराज जी की समाधि स्थल की ओर। यह श्री महादेवगिरी महाराज जी का समाधि स्थल है। आप सामने देख रहे होंगे कि शिवलिंग बना हुआ, और सामने श्री महादेवगिरी जी महाराज जी की बिल्कुल वह पुण्यात्मा वह आज भी हमें आशीर्वाद दे रही है। महाराज जी की कृपा बनी रहे। ऐसा कहा जाता था कि महाराज जी सभी चीज़ों के ज्ञाता थे। आप कहीं दूर एक घटना यहाँ पर कही जाती थी कि एक बार एक ग्रामीण यहीं नज़दीकी गांव से महाराज जी के लिए दूध लेके आ रहे थे, और रास्ते में वो फिसल पड़े, और फिसलने से उनकी दूध की बाल्टी गिर गई। अब कारणवश था ग्रामीण ने उस पानी की बाल्टी में
जो दूध गिरा था उसको भरपाई करने के लिए पानी मिला दिया और महाराज जी के पास आ गए। आते ही महाराज जी ने अपने भक्त से ही करा कि कोई बात नहीं, इतने पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऐसी दंत कथाएँ हमने महाराज जी के बारे में सुनी हुई। साथ ही साथ यही नीचे एक धारा भी है जहाँ यज्ञ के दौरान महाराज जी को बोलते हैं कि उस समय यज्ञ के दौरान कुछ तेल की कमी पड़ गई थी, तो महाराज जी ने यहाँ तक बोला कि माँ गंगा से उधार लेके आ जाइए। बताइए कि उस समय पानी को तेल बना देना, उस कढ़ाई की तेल में डालने के लिए जब पंडित जी लोग तैयार नहीं हुए तो वो तेल स्वरूप बन गया। लेकिन उतना ही सशक्त उदाहरण देखिए कि वह तेल वापस माँ गंगा को लौटाया गया। ऐसी दंत कथाएं भी हमने महाराज जी के बारे में सुनी हुई हैं। अब हम आपको साक्षात श्री देवनारायण गिरी जी महाराज जी की समाधि स्थल पर दिखा रहे हैं या देख रहे हैं। अभी हम भी दर्शन कर रहे हैं। आओ भक्तगणों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी श्री देवनारायण गिरी महाराज जी की समाधि का दर्शन करें। ये वो संत थे जिनको सूरदास महाराज जी के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। सोचिए कि जिनके पास आंखें नहीं लेकिन वो साक्षात दर्शन करा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि महाराज जी अपने भक्त कहीं के भी भक्त हों, एक आवाज़ से उस भक्तगण को पहचान जाते थे। यहाँ तक है कि उनकी पैरों की धमधमाहट से बता देते थे कि कौन आए हुए हैं। ऐसा हमने अपने माता पिता देखा भी है। मेरा अपना बाल्यकाल भी महाराज जी की गोद में, कई बार मैं महाराज जी की गोदों में खेला और बड़ा हूँ। मैंने महाराज जी की उस साक्षात दया दृष्टि को कहें या उनके तप को कहें, अपने घर से भी देखा हुआ है। और यह महाराज जी की समाधि स्थल है। ऐसा यह तपोभूमि आप दक्षिण कैलाश आश्रम के अभी दर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ शीतकालीन सत्र है तो शाम को सिर्फ पुजारी जी और कुछ भक्तगण, कभी यदा कदा जैसे हम आए हैं ऐसी यदा कदा कभी कोई भक्तगण आते हैं तो वही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये भंडार कक्ष है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि साल भर में यहाँ पर कई महोत्सव मनाए जाते हैं जिसमें भव्य रूप से दूर दूर से भक्तगण आते हैं, जिसमें बहुत ही जोर शोर से ज्ञान भागवत यज्ञ यहाँ पर होते हैं, संत महात्माओं के दर्शन यहाँ पर होते हैं। और उसी के क्रम में यह उनके रहने की व्यवस्थाएं उस समय के लिए बनी हुई हैं। बाद में है पर्यटन विभाग ने भी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जिसमें शास्त्री कक्ष आप देख रहे होंगे, महंत हरिगिरी महाराज जी का कक्ष है। अलग अलग कक्षों का निर्माण बाद में महाराज जी द्वारा किया गया। सोचिए कैसे वो संत होंगे इतने सघन वन में, कैसे वो भक्तगण होंगे। ऐसे भक्तगणों की भी जय हो जिनने इतने सघन वन में ऐसा सुंदर दिव्य दृष्ट, ऐसा सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। धन्य है ऐसी तपोभूमि। अब आपको ले चलते हैं हम महादेवगिरी महाराज जी की उस कुटिया की ओर, जहाँ कहा जाता था कि महादेवगिरी महाराज जी ने एक बांज के पेड़ पर अपनी तप किया। सोचिए खोखला बांज का पेड़ हुआ करता था और उसमें वो तप किया करते थे और अदृश्य रूप से रहा करते थे। कहते हैं कि महाराज जी को यहाँ पर अनन्य ऐसे देव दर्शन हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। सामने आप देख रहे होंगे इस ओर, ये अभी वहाँ पाक भोजन कक्ष है। जिस समय भक्तगण यहाँ पर आते हैं बहुत ही तरतीब तरीके से मां अन्नपूर्णा का यहाँ पर ग्रहण होता है और मां अन्नपूर्णा जी के यहाँ पर दर्शन होकर अंदर जो भी लोग व्रतधारी होते हैं उनको समय समय पर इसी कक्ष में भोजन कराया जाता है। अभी आप हमारे बीच देखिए, हमारे पंडित जी हमारे लिए चाय भी ले आए हैं, ऐसा धन्यवाद। देखिए अभी आप सोच सकते हैं कि इतने सघन वन में अगर हमें इतनी सुंदर चाय मिल रही है तो ये किसी जड़ी बूटी से भी कम नहीं है। अब यहाँ पर अभी खाली पुजारी जी और ऐसे ही एक आध पंडित जी रह रहे, फिर भी देखिए इतने सघन वन में आज हमें इतना सुंदर दृश्य, कितना अच्छा मेंटेन यहाँ पर किया हुआ है। तो यह हमें उन लोगों के लिए, उन सनातनी भाइयों के लिए भी एक मैसेज है कि हमें भी अपने मंदिरों को या हम मंदिर तो बना देते हैं लेकिन उनकी रख रखाव में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा यह मंदिर आज हमें आभास कराता है, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है। अब मैं आपको महादेवगिरी महाराज जी के उस कक्ष की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर महाराज जी ने बांज के पेड़ पर तप किया हुआ था। यही वो कक्ष है जहाँ पर महाराज जी ने जो है तप किया था। यहाँ पर आप देखेंगे यह हुआ महाराज जी, श्री महादेवगिरी महाराज जी का समाधि स्थल तो नहीं कहेंगे, धूनी कक्ष है या तपोस्थली है जहाँ पर उन्होंने करा था। यहीं पर ही उनने अपना ये महाराज जी का आसन हुआ करता था और यहीं पर ही बोलते हैं कि बांज का एक विशाल वृक्ष हुआ करता था जिस पर महाराज जी ने अपनी तप किया और बाद में अपने इस तप का उनने फल पूरे क्षेत्र और समाज के लिए नहीं, पूरे सोमेश्वर घाटी नहीं, यदा कदा हल्द्वानी नहीं, कड़े बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, गाजियाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में महाराज जी का बड़ा विशेष प्रभाव रहा। और महाराज जी ने अपने तप से कई शिष्यों को, उनके बाद के कई ऐसे शिष्य रहे कि जिनने बड़े महाराज जी के उस तपों से अपना कल्याण करा। ऐसे कल्याणकारी संत हमारे देवभूमि में पाए जाते हैं। ऐसी यह उनकी तपोभूमि है।
क्या आनंद यहाँ, क्या रमणीय अभी ये संध्या काल है, जहाँ अभी थोड़ी देर में शायद पुजारी जी द्वारा हमारे शिवगिरी जी जो महाराज जी देवनारायण गिरी महाराज जी से ही पुजारी के रूप में यहाँ पर जुड़े हैं, उनके द्वारा थोड़ी देर में वंदना आरती होगी। हम आपको उस वंदना आरती में भी ले चलेंगे। अभी बड़ा रमणीय दृश्य हो रहा है, बहुत दूर अगर आप देखेंगे पेड़ों के बीच से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना एक सूरज लालिमा छाया हुआ अपने आप को ले रहा है। अब संध्या काल होने जा रही है और हम बहुत जल्दी आपको संध्या काल की उन घंट की आवाज़ों में ले चलेंगे, जो अपने आप में आपको बड़ा अच्छा अनुभव कराएगा। तो जब कभी भी आपको ऐसे उत्तराखंड के देवी स्थलों के दर्शन करने हो तो आप प्लीज़ ऐसे ही देव स्थलों में हमें आना भी चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए। तो अब हम आपको संध्या आरती में, संध्या काल की आरती में मिलेंगे।